नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास में क्लास नंबर 12 करेंगे, ठीक है? अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। इसमें हम लोग कौन-कौन से सेगमेंट को टच करेंगे? पंचायती राज व्यवस्था, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और उत्तर प्रदेश की योजनाएँ जो स्पेशल आपकी 20 अंक की आनी है। पंचायती राज से संबंधित जैसे पंचायत रजिस्टर होना या फिर सिटीज़न चार्टर अधिनियम, इन सब के बारे में आपके जो क्वेश्चन आएँगे वो 45 आएँगे। कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन आएँगे ये और उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन्स आएँगे। तो ये पूरा पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक दिया गया है, उसी के आधार पर इस सेट को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति का गठन ये कहाँ होता है, किस स्तर पर होता है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक मैंने आपको बलवंत राय मेहता साहब जी का नाम बताया था, बलवंत राय मेहता, ठीक है? बलवंत राय मेहता साहब ने एक सुझाव दिया था 1957 में। कौन-सा दिया था इन्होंने सुझाव? इन्होंने कहा था कि 3 स्तर की पंचायत होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे नीचे ग्राम पंचायत होनी चाहिए और उसके ऊपर होनी चाहिए पंचायत समिति, ठीक है? पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर हम कहें, खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। साथ ही साथ जिला पंचायत भी होना चाहिए और ये जो जिला पंचायत होगी, वो जिला स्तर पर होगी, ठीक है? आपसे जो पूछा है, वो पूछा है कि पंचायत समिति का स्तर कौन-सा होता है? जो ये पंचायत समिति गठित होगी, वो खंड स्तर पर गठित की जाएगी। आंसर होगा दूसरा, ठीक है? अच्छा उत्तर प्रदेश की बात की गई है, तो क्या बता सकते हो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है, वो किस अधिनियम के द्वारा गठित हुई थी? मैंने आपको बताया था। अगर आप हमारी अगर आप थ्योरी की क्लासेस वीपीओ की चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के साथ-साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है, उसमें इसकी थ्योरी की क्लासेस मैं लगातार रेगुलर करा रहा हूँ, ठीक है? जो कि आपके सिलेबस से ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा सिलेबस पर डिपेंड है। तो अब देखो ज़रा उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, ये किस अधिनियम के तहत बनी बनी थी? उसके लिए एक अधिनियम है पंचायती राज या हम कहें संयुक्त प्रांत या हम कहें उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम अधिनियम 1947 और इसके तहत गठित हुआ था ग्राम पंचायत, ठीक है? अब एक ये जो 2 शब्द लिखे हैं पंचायत समिति और जिला पंचायत, यानी कि क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, इसका गठन कब हुआ था? इस अधिनियम के तहत हुआ था। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, उसका नाम है उत्तर प्रदेश क्षेत्र क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम, जिला परिषद अधिनियम, ठीक है? 1961 में ये बना था और इसी के तहत 2 संस्थाएँ अस्तित्व में आई थीं। कौन-कौन सी संस्थाएँ थीं? एक थी पंचायत या हम कहें जिला पंचायत, ठीक है? जिला पंचायत आप लिख लीजिएगा और दूसरी थी क्षेत्र पंचायत। तो ये 2 जो संस्थाएँ थीं, वो इस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आई थीं। याद रखिएगा, तो पहले का जो सही उत्तर होगा, वो हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी निर्णय की बात आ जाए कि चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है, तो हमेशा आंसर होगा राज्य सरकार, ठीक है? राज्य सरकार का ही निर्णय होता है कि वो हाँ, पंचायत चुनाव कराए। अच्छा, निर्णय राज्य सरकार ही क्यों लेता है? मैंने इसके बारे में भी आपको प्रीवियस सेट्स में बताया है। क्यों लेता है? क्योंकि बात निर्भर करती है पंचायत पर। ये पंचायत क्या है? स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन ये एक विषय है, काहे का? राज्य सूची का और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकारों का। वैसी स्थिति में पंचायत में चुनाव लेने का या चुनाव कराने का निर्णय होगा किसका? वो होगा राज्य सरकार का, ठीक है? क्योंकि ये राज्य का ही विषय है। अच्छा तो फिर एक प्रश्न ये बनता है कि फिर जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसके काम क्या होते हैं? जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका काम क्या होता है? दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है पंचायतों का चुनाव करवाना। चुनाव करवाना। ध्यान दें, चुनाव का निर्णय लेना नहीं अधिकार है, चुनाव करवाने का अधिकार है। पंचायतों का चुनाव करवाना, नगर पालिका का चुनाव करवाना, सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन का संचालन करना, निर्वाचन का निर्देशन करना, निर्वाचन का नियंत्रण करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के हैं। ठीक है? मैंने इन सभी
विषयों पर चर्चा की है आपसे थ्योरी की क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर इसका कौन-सा सही उत्तर होगा? दूसरे का होगा राज्य सरकार। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। आपसे सही क्रम में सजाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तभी टैकल कर पाओगे जब आपको सारे के सारे मुख्यमंत्री पता हों, ठीक है? पता होंगे, सारे के सारे मुख्यमंत्री पता करना या रट पाना तो बड़ी बात है। आप ध्यान दो, जो मैं जैसे याद करता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। आप जैसे याद करते हो वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, याद ज़रूर रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर में हमारे पूछा गया क्वेश्चन। मैंने लिखा जीएस, जीके, ठीक? फिर मैंने लिखा जीएस, जीएस, जीके, जीएस, फिर मैंने लिखा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जीएसटी। ध्यान दीजिए, जीएस, जीके, जीएस, जीएस, जीके, जीएस, जीएसटी। इस जी फॉर क्या मतलब है? इस जी फॉर मतलब है गोविंद वल्लभ पंत, ठीक? इस एस फॉर क्या मतलब है? इस एस का मतलब है संपूर्णानंद। और ये जी क्या है? फिर से जी आ गया। जी फॉर मैंने बोला गुप्ता, ऊपर गोविंद थे, अब नीचे कौन है? नीचे हैं गुप्ता जी। गुप्ता कौन? गुप्ता है चंद्रभान गुप्ता या चंद्रभानु गुप्ता। अब आ गया के फॉर क्या है? के फॉर है कृपलानी, कृपलानी। कृपलानी से मेरा आशय है सुचेता जी, सुचेता कृपलानी, ठीक है? फिर से आ गया जी, फिर से आ गया जी, तो गोविंद तो थे ही, गुप्ता ये थे, फिर से गुप्ता जी का वापसी होगी। गुप्ता जी, ये कौन गुप्ता है? ये वही गुप्ता है जो ऊपर थे, चंद्रभान, ठीक है? अब आया एस, ये एस कौन है? ये एस हैं सिंह साहब। कौन सिंह साहब? सिंह साहब से मेरा आशय है चरण सिंह, ठीक है? अब ये आया फिर से जी, जी फॉर अब कौन आएगा सिंह साहब के बाद? फिर से आएंगे गुप्ता जी। ध्यान दीजिए, गुप्ता जी बार-बार रिपीट हो रहे हैं, बार-बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। गुप्ता जी कौन से गुप्ता? चंद्रभान गुप्ता, ठीक है? अब आया एस, एस से सिंह साहब फिर से वापस आएँगे। कौन से सिंह साहब? मैंने जो अभी बताए थे आपको, आपको बताए थे मैंने चौधरी, हाँ, चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह वापस फिर से आएँगे और ये है टी, टी फॉर हो गया त्रिभुवन नारायण, ठीक है? अब ज़रा इसको मैच कराओ। सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले होगा संपूर्णानंद, एस। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएँगे संपूर्णानंद, संपूर्णानंद के बाद जी, जी फॉर मतलब गुप्ता जी, ये आएँगे दूसरे नंबर पे, ठीक है? चरण सिंह आएँगे तीसरे स्थान पर और ये आएँगे चौथे स्थान पर, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 यही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इनकी आप एक्रोनिम्स बना लीजिए या कोई भी आप ट्रिक अपने मन से बना लीजिए, ठीक है? तो हाँ, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? प्रोग्राम को सीपीयू किसमें निष्पादित करता है? ध्यान दीजिए, प्रोग्राम को सीपीयू निष्पादित करता है द्विआधारी अंक में, ठीक है? दरअसल अगर हम बात कंप्यूटर की करें, तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा हो, कोई भी अनुदेश हो, कोई भी परिणाम हो, ठीक है? कोई भी डेटा, अनुदेश या परिणाम, इन सबको इन सबको द्विआधारी पद्धति में ही इन सबको द्विआधारी पद्धति में निरूपित किया जाता है, ठीक है? निरूपित किया जाता है। अब ज़रा एक बात समझो, एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा ये जाता है, यहाँ आप इम्पोर्टेंट बना के लिखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एमपीपीसीएस वगैरह में। जैसे अगर आपसे पूछे कि अनुदेश डेटा और अनुदेशों दोनों को बाइनरी में संग्रहित करने का श्रेय किसे जाता है? संग्रहित किसने किया था? याद रखिए फैक्चुअल डेटा है, आपसे पूछा ही जाता है। डेटा और अनुदेशों दोनों को बाइनरी संख्या में किसने संग्रहित किया था? इनका नाम याद रखिए, वॉन न्यूमैन, ठीक है? याद रखिएगा इसको। अच्छा, बाइनरी 0 और 1 को डिनोट करता है। ये 0 क्या है? ये 0 है ऑफ स्थिति और ये 1 क्या है? ये 1 है ऑन स्थिति, यानी धारा प्रवाह की ये स्थितियाँ हैं। ये है धारा प्रवाह की स्थितियाँ, ठीक है? तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे जब कंप्यूटर की क्लास शुरू करेंगे। तो अभी कंप्यूटर की क्लास मैंने शुरू करी थी, बीच में बंद कर दी थी। तो फिर से अभी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ इसको। तो सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है कौन? तो याद रखिएगा, किसमें निष्पादित करेगा? हाँ, ये निष्पादित करेगा द्विआधारी में। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देंगे? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अपना त्याग पत्र किसे देंगे? लोकायुक्त, सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि ये जो लोकायुक्त है, ये क्या है? ये जो लोकायुक्त है, ये कब अस्तित्व में आए थे? ये लोकायुक्त का एक अधिनियम आया था उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा 1975 में, और इसी अधिनियम के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। इस ये जो लोकायुक्त लिखा है, इस लोकायुक्त का कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 साल, ठीक है? लेकिन ये 6 साल बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहा, ये 2012 से पहले की बात है। 2012 में इसमें संशोधन किया गया इस अधिनियम में, और संशोधन करके 2012 की नियमावली निकाली गई, और इस नियमावली के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त होता है, उसके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई। पहले 6 साल इसका कार्यकाल होता था, आजकल इसका कार्यकाल 8 साल होता है, ठीक है? याद रखिएगा, अगर लोकायुक्त का कार्यकाल आपसे पूछे, तो आंसर होगा 8 साल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त को नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्त कौन करता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ पहले लोकायुक्त कौन थे? याद रखिएगा, विश्वंभर दयाल, अ, विश्वंभर दयाल ये हमारे पहले लोकायुक्त थे, और इसके दूसरे लोकायुक्त कौन थे? इसके दूसरे लोकायुक्त थे मुर्तजा हुसैन, ठीक है? और भी कई सारे लोकायुक्त आए हैं, जैसे अब मैं बात करूँ कैलाश नाथ गोयल, राजेश्वर सिंह, लेकिन आप वर्तमान के लोकायुक्त याद रखो। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है संजय मिश्रा। आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो पहले लोकायुक्त कौन थे, और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। लोकायुक्त अधिनियम कब आया, वर्तमान में इसका कार्यकाल क्या होता है, और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्तिकर्ता कौन है, ठीक है? ये 4-5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और अगर लोकायुक्त से संबंधित और भी कई सारी बातें आपको पढ़नी हो, या उत्तर प्रदेश की राजनीति पढ़नी हो, जो कि आपके ग्राम पंचायत अधिकारी में आ सकता है, क्योंकि ये यूपी का सिलेबस है, तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था को सर्च कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 दिया है, और आपसे इसका मिलान पूछा है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। तो ये तो बलवंत राय मेहता समिति तो ठीक है। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 170 में। एल.एम. सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में। और पी.के. थुंगन समिति कब आई थी? 1988 में। ठीक है? ये समितियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्लियर है बात? बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, समितियों से संबंधित मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसको ज़रा रिवीज़न करिए आप। मैंने कहा था बैक्स, बी फॉर बलवंत राय, ठीक है? ए फॉर अशोक मेहता समिति, आप समिति ये सब आगे जोड़ लीजिएगा। जी फॉर जी वी के राव समिति, एस फॉर सिंघवी समिति, बताया था मैंने। बलवंत राय साहब कब आए थे? 1957 में। अशोक मेहता 1970 में। जीवी के राव साहब कब आए थे? जीवी के राव आए थे 1985 में, और सिंघवी समिति 1986 में। ये मैंने बताई थी आपको, ठीक है? अच्छा, एक मैंने ट्रिक और बताई थी। इन समितियों के अलावा भी एक आपको याद रखना है, कौन सी? मैंने कहा था डॉक्टर साहब, डॉक्टर, इनका नाम है हनुमान, डॉक्टर हनुमान पीके, पीके क्या, जो भी हो आप समझ जाओ। पीके गॉड को भूल गया, याद रखिए। डॉक्टर हनुमान, उसने पिया, पी के गॉड को यानी भगवान को भूल गए। डॉक्टर से याद आया आपको दांत वाला समिति, दांत वाला समिति। हनुमान से कौन आएंगे? हनुमान राव समिति, हनुमान राव समिति, ठीक है? पीके, पीके थुंगन समिति, पीके हुंगन समिति, और गॉड को ये आएगा गॉडगिल समिति, ठीक है? आप समिति आगे जोड़ लीजिएगा। भूल गया से आप एक बात समझो, यहाँ से एक शब्द निकलता है भूरिया समिति, भूरिया समिति। इनके ईयर्स भी पूछे जाते हैं। दांत वाला समिति ये कब आई थी? 1978 में। हनुमान राव समिति कब आई थी? 1984 में। पीके थुंगन समिति कब आई थी? 1988 में। गॉडगिल समिति कब आई थी? 1988 में। और भूरिया समिति कब आई थी? 1996 में। याद रखिए, पेशा जो आया था, हाँ, जो ट्राइबल एरियाज के लिए पंचायती राज एक्सटेंड किया गया था, वो इन्हीं साहब की अनुशंसा पर आया था, ठीक है? तो ये कुछ समितियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज इट इज। नेक्स्ट देखो, भारत में सांसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ये कानून कब पारित हुआ था? तो आपसे ये पूछा है कि पेसा, PESA, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ये कानून कब पारित हुआ था? 1996। अगर आपसे डेट भी पूछ ले तो आप बताओगे 24 दिसंबर 1996।
ठीक है? आंसर होगा 1996, याद रखिएगा इसको। ये 10 राज्यों में इसका एक्सटेंड किया गया था, वो 10 राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 10 राज्य आप हमेशा याद रखिए, पेसा को एक्सटेंड किया गया था। इसमें से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन-सा राज्य है जिसमें पेसा को एक्सटेंड किया गया था? तो यहाँ से कोई एक ऑप्शन या कोई एक नाम उठा के रख देगा। तो याद रखिएगा कौन-कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 राज्य, ठीक? मध्य प्रदेश और कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बड़ा आसान है याद करना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ये दोनों-दोनों हो गए, ठीक है? गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी बम्बई पहले कहा जाता था, तो उस महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था। याद करना आसान है, ये देखो पेयर में ही है सारे। फिर झारखंड झारखंड और ओडिशा। अब ये थोड़ा-सा परिवर्तन है, ओडिशा से झारखंड तो अलग हुआ नहीं था, लेकिन हाँ, झारखंड, ओडिशा आपस में पड़ोसी राज्य हैं, तो इनको भी याद रखो, ठीक है? इसके बाद आ जाओ राजस्थान याद रख लो और हिमाचल प्रदेश को याद रख लो, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 राज्य हैं जहाँ पर पेसा को एक्सटेंड किया गया था, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, कथन कह रहा है कि 73वां जो संविधान संशोधन है, भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है। जो 73वां संविधान संशोधन है, इसे मील का पत्थर कहा जाता है संवैधानिक इतिहास की या हम कहें पंचायती राज की उन्नति के लिए। कारण क्या है? 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। बिल्कुल सही है। अगर संवैधानिक दर्जा ना दिया जाता, तो शायद जो अभी उन्नति हो रही है, जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वो प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं पंचायतों के उत्थान के लिए, ठीक है? वित्त आयोग के द्वारा समय-समय पर सलाह भी दी जाती है। अगर ये संविधान संशोधन ना किया जाता और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा ना दिया जाता, तो शायद इतनी उन्नति संभव नहीं थी। तो याद रखिएगा, ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में सजाइए। कालानुक्रम में सजाना है भाई। ये अशोक मेहता 1977 ले लो, बी आर मेहता 57 ले लो, अलम सिंघवी 1986 और जीवीके राव 1985। अब आप सजा दीजिए कालानुक्रम में। सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर नहीं, सबसे पहले होगा 3, ठीक है? फिर हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा चौथा और फिर हो जाएगा दूसरा, ठीक? 3, 1, 4, 2 तो आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 यही सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सही है। गांव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, ये भी सही है। ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना, परिवर्तनशील बनाना, ये सभी सही है। अब जरा एक नजर इस पर डालते हैं, ये कार्यक्रम है क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में, ठीक? 1952 में जब ये शुरू हुआ था, तब इसे आमतौर पर 55 विकास खंडों में शुरू किया गया था। 55 विकास खंडों में इसे शुरू किया गया था, ठीक? और एक जो विकास खंड था, एक विकास खंड या एक प्रखंड कह सकते हो या ऐसे लिखो, एक विकास जो प्रखंड था, प्रखंड, उसमें 100 गाँव आते थे, याद रखिएगा। ये 55 विकास खंडों में शुरू किया गया, जो एक विकास खंड था, उसके अंतर्गत 100 गाँव थे, ठीक? और आबादी कितनी एक विकास खंड डील कर रहा था, या कितनी आबादी को ये समाहित किए था एक विकास खंड? ये थे लगभग 70,000 से 60,000। 70,000 से 60,000 आबादी के मध्य एक विकास खंड आबादी के लिए एक विकास खंड को चुना गया था। और ऐसे ही 55 विकास खंड ऐसे थे, जहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और जब ये शुरुआत की गई थी, तो चाचा नेहरू से लोगों ने पूछा कि भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? नेहरू साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये कार्यक्रम लागू करके? तो नेहरू साहब ने एक डायलॉग मारा था, वो डायलॉग आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चाचा ने कहा कि के बीच जनता के बीच नीचे से शक्ति शक्ति संचार करना लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य है हमारा। ठीक है? ये डायलॉग याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए चाचा नेहरू ने एक डायलॉग मारा, जनता के बीच नीचे से शक्ति का संचार करना। नीचे से का आशय क्या है? नीचे से का आशय है कि जो पंचायतें हैं, वहाँ से शक्ति का संचार करना हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारा उत्तरदायित्व है। ठीक है? तो ये डायलॉग भी याद रखिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट।
इस विषय पर समिति का गठन कौन-सी समिति का गठन इस विषय पर किया गया था? इस विषय को जब आप हिंदी में जानोगे, तो आप सही-सही बता पाओगे कि कौन-सी समिति इस विषय पर आधारित थी। तो ये जो विषय है, इसको हिंदी में कहा जाता है रिवाइटलाइजेशन मतलब पुनरुद्धार करना और डेमोक्रेसी से आशय है लोकतंत्र का। तो ज़रा देखो, लोकतंत्र पर विकास के लिए लोकतंत्र पर विकास के लिए पंचायती राज अ, व्यवस्था का व्यवस्था का पुनरुद्धार पुनरुद्धार, ठीक? ध्यान दीजिए, लोकतंत्र पर विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था का पुनरुद्धार इस टाइटल पर किस समिति का गठन किया गया था? नाम है इनका एल.एम. सिंघवी, ठीक है? आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी। और उस समय ये जब एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना की गई थी, उस समय 1986 की ये बात है, सरकार थी सरकार थी राजीव गांधी जी की, याद रखिएगा इसको। राजीव गांधी जी थे उस समय प्रधानमंत्री और राजीव गांधी ने एल.एम. सिंघवी साहब को बुलाया। आजकल आपने नाम सुना होगा अभिषेक मनु सिंघवी का। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी पर एक अच्छे पदासीन हैं। तो हाँ, उनसे ये जो एल.एम. सिंघवी साहब हैं, ये कैसे संबंधित हैं? इनका ब्लड रिलेशन क्या है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो नेहरू साहब ने एल.एम. सिंघवी साहब को बुलाया और इस विषय पर आधारित एक समिति की स्थापना की थी। तो वही आपसे पूछा है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बी.आर. मेहता समिति। बी.आर. मेहता मतलब भीमराव अंबेडकर वाली नहीं है, ये है बलवंत राय साहब। ठीक है? बी.आर. मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या सही है? ऑप्शन देखो, जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना, यही सही है। बी.आर. मेहता ने 3 स्तर बताए थे। कौन-कौन से? हाँ, ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और पंचायत स्तर, है ना? तो यही वाला सही हो जाएगा। केवल जिला और खंड ये तो गलत है। ये तो अशोक मेहता वाली बात है। केवल जिला स्तर पर ये भी गलत है। ठीक है? तो केवल यही सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन-सी थी? पहली समिति कौन-सी थी? ये आपसे पूछा है। तो ईयर आप देख लो, बलवंत राय मेहता 57 में आए थे, 1957। अशोक साहब 1970 में आए थे, जीवीके राव साहब 1985 में आए थे और पीके थोंगन साहब 1988 में आए थे। तो बताओ पहली समिति कौन थी? पहली समिति थी बी आर मेहता। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जिला योजना में ये जो नगर पंचायत है, इसे भी शामिल किया जाता है, ग्राम पंचायत इसे भी शामिल किया जाता है और क्षेत्र पंचायत, इन तीनों को शामिल किया जाता है। सही उत्तर होगा हमारा 1, 2 और 3। ठीक है? नेक्स्ट देखो, वह राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ। तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। जो राजस्थान है, राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक? कहाँ लागू हुआ? नागौर जिला था, नागौर जिला था और बगदरी गाँव था। ठीक? अच्छा, 11 अक्टूबर 1959 में ही एक जगह और थी जहाँ पर लागू कर दिया गया, राजस्थान के बाद तुरंत वहाँ लागू की गई थी। कौन-सा वो राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फिर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कहाँ? अगर आपसे जिला पूछे तो आप बताओगे महबूब नगर। ठीक? अगर आपसे विकास खंड पूछे तो आप बताओगे शारदा नगर। ठीक? ये तो हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया आपका राजस्थान। क्लियर है बात? तो सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था? हाँ, राजस्थान में। नेक्स्ट देखो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुष और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार कर सृजन, ये तो गलत है भाई। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायतों से संबंधित था। तो आप यहाँ पर पंचायत देखिए किस ऑप्शन में है। कृषि मौसम ये भी गलत है। देश में मजबूत जीवंत पंचायती राज व्यवस्था, हाँ, यही सही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही करो। कथन पहला कह रहा है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों, ये क्या लिखा है? अनुसूचित क्षेत्रों में होना चाहिए, में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। सही है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। कारण क्या है? ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। ये कथन तो सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं सही है। पढ़ो जरा फिर से। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि
ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। नहीं, ये गलत है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है? लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यही सही है। नेक्स्ट देखो, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। नियंत्रित करता है से सीधे से आशय है जो कंट्रोल कर ले जाए, वो है कंट्रोल यूनिट। अच्छा, बात कर लो सीपीयू की जगह। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से हार्डवेयर की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है? बताओ भाई, कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। कौन-कौन से हैं? सबसे पहला सीयू, कंट्रोल यूनिट मैं लिख रहा हूँ इसको। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये, और एक होता है मेमोरी रजिस्टर, ठीक? एक होता है मेमोरी रजिस्टर। अगर मैं सीपीयू का एक आपके सामने डायग्राम रखूं, सपोज करो ये है हमारा सीपीयू, सीपीयू, ठीक? तो इसमें होता क्या-क्या है? इसमें दरअसल ये हो गया सीपीयू, इसमें होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है? और इसमें होता है अरिथमेटिक यूनिट, और होता है इसमें लॉजिक यूनिट, और इसमें होती है रजिस्टर। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो याद रखिएगा, कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? यही होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है? और ये जो सीयू है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कंप्यूटर का कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? यही है कंट्रोल यूनिट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो शेष तीनों से असंगत है? कौन सा विकल्प है जो शेष तीनों से असंगत है? बताओ भाई। कैश मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ये जो कैश और अर्थ ये कंट्रोल है, ये सारे के सारे सीपीयू में अभी मैंने आपको बताया थे। ये सारे के सारे सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू के भाग, जैसे जब आप सीपीयू को कोई प्रोसेसिंग के लिए कमांड देते हो, कोई डेटा देते हो, तो फिर वहां काम आती है सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी से डेटा कहाँ जाता है? रैम, फिर कैश मेमोरी, ठीक है? कैश मेमोरी से जाता है रजिस्टर के पास, रजिस्टर से फिर सीपीयू के पास, ठीक है? और फिर होता है प्रोसेसिंग। तो याद रखिएगा, ये जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, ये गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे सीपीयू के पार्ट हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20। सीपीयू के घटक कौन से हैं? तो सीपीयू के घटक कौन है? मॉनिटर, ये हार्डवेयर है। फ्लॉपी पेन ड्राइव, ये भी नहीं है। कीबोर्ड कीबोर्ड और माउस, ये भी नहीं है। ये तो इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू, यही सही है। अभी मैं पीछे बताया था आपको। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी रजिस्टर, ये सारे के सारे सीपीयू के घटक हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? कौन है जो 73वां है? ये पंचायत से संबंधित है। और पंचायत कहाँ-कहाँ पर है? ग्राम स्तर पर है, क्षेत्र स्तर पर है और जिला स्तर पर है। तो जिला पंचायत एक सही उत्तर हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्षेत्रीय पर, ठीक है? नगर ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, यही सही, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? अब यहाँ से आपको समझना है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, ठीक? याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हालाँकि ये पॉलिटी का प्रश्न है, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की आ गई है, तो आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि बीपीओ में 20 नंबर का आना है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अब देखो ज़रा यहाँ से, अ, मैं अगर क्षेत्रीय परिषद की बात करूँ, क्षेत्रीय परिषद की, तो इनको 5 भागों में कैटेगराइज़ किया जाता है, ठीक? दिशाओं के आधार पर। ये नीचे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है, इसे कहा जाता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसे कहा जाता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, और इसे कहा जाता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और ये जो बीच का है मध्य पार्ट, इसे मध्य क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है। प्रश्न ये आता है कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, आप ये मत बोल दीजिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश पड़ता है मध्य क्षेत्रीय परिषद में। तो ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद में प्रदेश हैं, ये कौन-कौन से हैं? आओ इनको देख लेते हैं। एक तो अपना मध्य प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है? चौथा है उत्तराखंड। ये जो सारे राज्य हैं, ये आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। तो याद रखिएगा इसको, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ, 23 नंबर पे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है?
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों में विलंबित कर सकती है? ये सारे के सारे सेगमेंट मैंने करा रखे हैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रशासन में। उत्तर प्रदेश अ, उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था, ये आपको एक वीडियो मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अब देखो, कितने दिनों तक ये रोक सकता है वित्त विधेयक को? याद रखिएगा, जब भी कभी वित्त विधेयक की बात आएगी तो हमेशा अपर हैंड होता है विधानसभा का। विधानसभा का अपर हैंड होता है विधान परिषद से। वित्त विधेयक विधान परिषद के पास केवल और केवल 14 दिन का समय होता है, वो इसे रोक सकती है। 14 दिन से ज्यादा रोका तो वित्त विधेयक को स्वतः ही पारित समझा जाएगा, याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ये तो हो गया 23, अब देखते हैं 24। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा। सभी वयस्क नहीं होते हैं ना, गलत है। उन्हीं के द्वारा होगा जिनका नाम निर्वाचक नामावली में होगा। ठीक है, अब देखो जरा, पंचायत सीमा क्षेत्र में निर्वाचक सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, यही सही है। तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा, गलत है। पंचायत क्षेत्र की सीमा क्षेत्र के नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो केवल दो होगा। इसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया है, आपको लगातार मैं डिस्कस करता रहता हूँ जो ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लासेस चल रही हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 25। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों के को संबंधित वर्षों से सुमेलित करो, यानी उत्तर प्रदेश को कौन से साल में कौन सा नाम मिला है, ये पूछ रहा है। ठीक है, 1950 में इसे नाम मिला है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, 1950 में इसे नाम मिला है उत्तर प्रदेश। अच्छा, 1937 में क्या नाम मिला है? 1937 में इसे नाम मिला है संयुक्त प्रांत। ठीक, अब जरा बात करो उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये कब नाम मिला? 1836 में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 में क्या कहा जाता था? 1877 में कहा जाता था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, अब जरा 1836 हो गया, 77 हो गया, एक साल है 1902। 1902 में फिर से जो अपना उत्तर प्रदेश है इसका नाम बदलेगा। 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम होता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये सारे के सारे ईयर्स आपके पास हैं। ठीक है, 1950 में क्या कहा जाता था, 37 में क्या कहा जाता था, 77 में क्या कहते थे, 36 में क्या कहते थे, 1902 में क्या कहते थे, ये बार बार एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? तो आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है, यानी उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय कहाँ से होती है? पशु कर से होती है, स्थानीय व्यापार कर से होती है, भवन कर से होती है, सभी से होती है। ठीक है, इन सब से होती है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। पुआध से मेरा आशय है कि उत्तर प्रदेश की जो पंचायतें हैं उनमें आय कहाँ से नहीं होती थी, यहाँ से तो सब में होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 29। क्लियर बात? अच्छा, अब जरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ये नोट्स बना लो, चूंकि ये आपकी परीक्षा में एक पूरा का पूरा टॉपिक है, पंचायतों की आय के स्रोत। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, तो आप, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पंचायतों को आय कहाँ कहाँ से मिलती है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। मैं अगर लिखूं पंचायतों के आय के स्रोत, आय के स्रोत, कहाँ कहाँ से पंचायतों को आय प्राप्त होती है, देखो जरा। सबसे पहले सबसे पहले तो जो प्रांतीय सरकारें होती हैं, प्रांतीय सरकारें अनुदान देती हैं, किसके किसे? पंचायतों को, तो पंचायतों को वहां से पैसा मिल जाता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है आपको थ्योरी की क्लास में। अच्छा, दूसरा, और पंचायतों के पास पैसा कहाँ से आता है? पशु, पशुओं पर टैक्स लगाती हैं, अगर उनकी जमीन में कोई पशु बांध दे। वाहनों पर टैक्स लगाती हैं, गांव समाज की जमीन पर आप अपना वाहन खड़ा करो, तो अगर प्रधान चाहेगा तो उससे पैसा वसूल लेगा। ठीक है, इन पर कर लगाना, इन पर कर लगाना। ठीक, अस्थाई अस्थाई जो बाजार होते हैं, अस्थाई बाजारों में माल, ये माल लिखा है, माल की बिक्री पर कर लगाना, कर लगाना, ये भी इसका अधिकार होता है पंचायतों का। और कहाँ से इसके पास पैसा आता है? कृषि भूमि पर, कृषि भूमि पर कर लगाना, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अगर कृषि भूमि का इस्तेमाल होता है तो वहां पर भी वो कर लगा सकती है। भवन कर लगाना। ठीक है, और बाजार और मेले पर, मेले पर कर लगाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्रोत हैं जहां से पंचायतों को पैसा मिलता है।
याद रखिएगा आप इनको। नेक्स्ट देखो, भारत में कौन-सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज की जो शक्तियाँ होती हैं, ये जो शक्तियाँ हैं, ये कौन शक्तियाँ हैं? याद रखिएगा 29 विषय, पंचायती राज के 29 विषय हैं और ये प्रश्न उन्हीं से है। अगर आप 29 विषयों को जानते हो, तो फिर इस प्रश्न को आप डील कर पाओगे। तो मैं काम करूँगा, ये जो 29 विषय हैं पंचायतों के, इसकी मैं एक लिस्ट बना के आप अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूँगा, ठीक है? तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कौन-कौन से 29 विषय होते हैं, उनको आप अपनी नज़रों से नज़रों के सामने रखिए। तो ये जो न्यायिक पुनर्वीक्षण है, ये पंचायतों का विषय नहीं है। क्लियर बात? देखो क्वेश्चन नंबर 28, अनुसूचित क्षेत्रों में कह रहा है कि ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? उपस्थित अनुसूचित सदस्य ही ग्राम सभा के द्वारा जो चुने जाते हैं, वही अध्यक्षता करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? तो सीपीयू के द्वारा क्या-क्या किया जाता है? अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। सीपीयू के द्वारा निष्पादित क्या-क्या किया जाता है? क्या-क्या किया जाता है? डेटा को डेटा को एकत्र करना, स्थायी रूप से ये भी कार्य होता है सीपीयू का। और क्या होता है? निर्देश निर्देश प्राप्त करना, ठीक है? और क्या होता है? डेटा का प्रसंस्करण करना। ये सारे के सारे काम होते हैं सीपीयू के। तो निर्देश लाना या निर्देश प्राप्त करना, ये भी काम होता है। निर्देश की व्याख्या करना काम नहीं होता है, ये गलत है। डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना और डेटा का संसाधन करना, ठीक है? ये सारे काम होते हैं। व्याख्या करना इसका काम नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है और 29 विषय सूचीबद्ध हैं। इन विषयों में से कौन-सा विषय नहीं है? ध्यान दें, जो पंचायती राज को 29 विषय दिए गए हैं, उन विषयों में कौन-सा विषय नहीं है? ऐसी स्थिति में आपको ये सारे के सारे 29 विषय पता होने चाहिए, ठीक है? याद रखिएगा, इसकी लिस्ट मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही डलवा दूँ। तो ये अग्नि सेवा है, ये विषय इसका नहीं है पंचायती राज का। नेक्स्ट देखो, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग के द्वारा कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, कितने दिन के अंदर बैठक बुलाई जानी चाहिए? इसमें आप एक बात समझो, बात ये है कि एक अधिनियम है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक? ये जो अधिनियम है ये 1947 में आया था। यहाँ से बात समझना आप। इस क्वेश्चन के साथ-साथ और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं जिनके जवाब मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसी में मिलेंगे। अच्छा, इस अधिनियम का एक अध्याय है, अध्याय कौन-सा है? अध्याय 3। ये जो 3 अध्याय है, इसका टाइटल है ग्राम सभा की ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। इस अध्याय में एक धारा है, धारा का नाम है धारा है 11, ठीक? याद रखिएगा, इस धारा 11 में कहा गया है कि यदि 1/5 सदस्य, याद रहे, यदि 1/5 सदस्य ये मांग करें, क्या मांग करें? कि बैठक को बुलाओ। यदि प्रधान से ये मांग करें कि अब वक्त आ गया है कि बैठक को बुलाई जाए, तो याद रहे 30 डेज का समय होता है, 30 दिन के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाएगी। बैठक बुलाई जाएगी। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की अध्याय 3 की धारा 11 में दिया गया है, कि यदि 1/5 सदस्य मांग कर दें कि बैठक को बुलाया जाना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि बैठक बुलाई जाए ग्राम सभा की, ऐसी स्थिति में अल्टीमेटम 30 दिन का होता है और 30 दिनों के अंदर-अंदर बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है? अब इसमें आपको कुछ धाराएँ याद रखनी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि डायरेक्टली ग्राम पंचायत और उसके प्रधान से जुड़ी हुई हैं। ठीक है? एक धारा है धारा 11 का ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये संबंधित है ग्राम पंचायत का प्रधान से संबंधित है। अच्छा, एक धारा है धारा 11 का ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये संबंधित है प्रधान के निर्वाचन से। तो याद रहे प्रधान का निर्वाचन कहाँ पर है? 11 की में। और एक धारा और याद रखो, धारा 11 का अन्ना, ठीक है? या ई हम कहें, 11 का ई फॉर एलिफेंट। तो इसमें कहा गया है कि एक साथ 2 पद 2 पद धारण नहीं कर सकता कोई, धारण नहीं कर सकता है।
एक साथ दो पदों को धारण करने पर रोक किस आर्टिकल या सॉरी किस धारा में लगाया गया है? धारा है 11 का ई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? ये क्वेश्चन है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो आप देखो जरा यहाँ, ये रही जिला पंचायत। ठीक है, ये है आपकी जिला पंचायत। अच्छा, इस जिले में होती है गांव की जनता। बात समझना, ये है गांव की जनता। गांव की जनता ये चुनाव करती है। जब गांव की जनता किसी को चुनाव करती है तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से चुनना। ये गांव की जनता जिसका चुनाव करेगी उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनना कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से किसे चुना जा रहा है? ये चुना जा रहा है जिला पंचायत सदस्य को। क्लियर बात? अब जिला पंचायत सदस्य की बारी आई। जिला पंचायत सदस्य जब भी कभी चुनाव करेगा, ध्यान दो, तो उसे कहा जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक। अब जिला पंचायत सदस्य किसे चुनेगा? वो चुनेगा अपने अध्यक्ष को। ठीक। अब वही आपसे पूछा गया है कि जिला जो पंचायत का अध्यक्ष है वो चुनाव कौन करता है? उसका चुनाव कौन कर रहा है? ये जिला पंचायत के सदस्य कर रहे हैं। जिला पंचायत के सदस्य। और इस प्रक्रिया को कहा किया जाता है अप्रत्यक्ष। ठीक। नेक्स्ट देखो, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ये कौन करता है? ये सब करता है राज्य। कहाँ गया? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। तो इसके बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है अपनी थ्योरी क्लास में, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हो। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, 35 कह रहा है कि पंचायत चुनावों से संबंधित प्रतीकों की सूची संबंधी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? ये जारी करने का एक ही के पास अधिकार होता है, वो होता है निर्वाचन आयोग। ठीक है। आंसर हो जाएगा हाँ, पहला। क्लियर बात? यानी प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास होता है? वो होता है निर्वाचन आयोग के पास। नेक्स्ट देखो, और बात पंचायतों की हो रही है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 जो कि संशोधन के रूप में आया था बाद में, के अनुसार कोई व्यक्ति यदि दो या दो से अधिक पदों को धारण करता है, उसे कितने दिनों के अंदर अंदर एक पद के अतिरिक्त शेष पदों को त्यागना होगा? तो याद रहे, इसका सही उत्तर होगा 60 दिनों के अंदर अंदर उसे शेष पदों को त्यागना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज का महत्व क्या है? पंचायत राज का महत्व क्या है? स्थानीय सरकार की स्थापना करना पंचायत राज का महत्व है। स्थानीय सरकार की स्थापना करना, हाँ बिल्कुल है। गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये भी है, सही है, पंचायती राज का मुख्य कार्य है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना, ये सारे के सारे कार्य हैं पंचायती राज के। तो ये सारे के सारे महत्व हो जाते हैं पंचायती राज के। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब मैं थ्योरी क्लास करा रहा था, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वहां मैंने क्या बताया था आपको, जरा एक बार फिर देखो यहाँ पे, मैं पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो विकास योजना है, ठीक, विकास योजना, इसके बारे में हमें कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है? इसके बारे में हमें वर्णन मिलता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में। क्लियर बात? 1945 1947 का जो अधिनियम है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उसकी एक धारा है, धारा 15 का क। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा यह गया है कि ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत के लिए या पंचायत के विकास के लिए योजनाएं बनाए। ठीक। अब देखो समझो, विकास योजना की बात हो रही है, तो विकास योजना प्रतिवर्ष बनाना है, ये भी याद रखिए। विकास योजना को प्रतिवर्ष बनाना है, और कौन बनाएगा? किसके ऊपर ये दारोमदार दिया गया है? ग्राम पंचायत बनाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायत। क्लियर बात? अच्छा, क्या सरकार ने भी या केंद्र सरकार ने भी विकास योजना के बारे में कोई प्रावधान किया है, आदेश दिया है, गाइडलाइन की है? तो जरा इसमें भी देख लो। 2015 का साल था और पंचायती राज मंत्रालय का आदेश था। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा, एक गाइडलाइन जारी की, और उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि ग्राम पंचायत को जीपीडीपी बनाना होगा। यानी ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वो अपने यहाँ ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान तैयार करे। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कब खोला गया? 2015-16 में। तो विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा जाट।
ठीक है? इसका सही उत्तर जाट होगा। चूँकि आपने अगर न्यूज़पेपर्स में आपकी रुचि हो, तो आपने बीते महीनों में या बीते वर्षों में कई बार आपके कानों में ये बात गई होगी कि महिलाओं के लिए जो क्रूर निर्णय देने के लिए जो चर्चा में रहती हैं, वो खाप पंचायतें रहती हैं कि महिलाएँ जीन्स नहीं पहनेंगी, ये वो फलाना-ढिकाना, है ना? तो खाप पंचायतों की व्यवस्था कहाँ है? किस समुदाय में है? जाट में। नेक्स्ट देखो, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये जो विद्रोह है आपको गूगल में मिल जाएगा। मैं सलाह करूँगा आपसे, आग्रह करूँगा कि इस विद्रोह को एक बार पढ़िएगा ज़रूर। उत्तर प्रदेश का वो वर्ष जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ही अपने यहाँ की सरकार को सरकार के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी ही पुलिस को दबाने के लिए आर्मी को बुलवाया था। ठीक है? तो पीएसी विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है। याद रखिएगा इसको, पढ़िएगा इसको एक बार ज़रूर। पीएसी विद्रोह हुआ कब था? 1973 में और उस समय हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी आंसर होगा दूसरा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, इसको एक बार पीएसी विद्रोह आप पढ़िएगा ज़रूर गूगल से सर्च करके। नेक्स्ट देखो, अब मैं शुरू करता हूँ उत्तर प्रदेश की योजनाएँ। ठीक है? हाल ही में उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपसे ये पूछा है। स्टाइपेंड में ₹1000 की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार कर रही है, बिल्कुल सही है। 2023-24 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। अच्छा, 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, ये भी सही है। अब ज़रा इसमें ये दोनों कथन सही हैं। ये जो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है, ये किसके लिए लागू की गई या किसके लिए एक्सटेंड की गई है? तो जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट्स के लिए ये योजना एक्सटेंड की गई है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए इसकी नोडल एजेंसी कौन-सी है? इसकी नोडल एजेंसी कौन-सी है? तो याद रखिए इसकी नोडल एजेंसी है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई पंचप्रण की संकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? पंचप्रण की संकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों में स्वाधीनता की भावना जागृत करना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना हाल ही में चालू की गई। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस योजना का नाम याद रखो, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना अनुदान देगी? तो याद रखिएगा इसमें जो अनुदान दिया जाता है वो अगर आपसे रुपए में पूछे तो 1.43 लाख रुपए और अगर अनुदान आपसे प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर लागत का प्रतिशत में पूछे तो आप बताओगे 60%। फिर से समझो, अनुदान 1.43 लाख रुपए दिया जाता है, प्रति हेक्टेयर लागत का कितना अनुदान देगी सरकार? तो आंसर होगा 60%। ऊपर हो जाएगा 1.43। ठीक। अच्छा, इसका ये योजना क्यों शुरू की गई? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दो, कह रहा है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, यानी कि ऐसी योजना जो मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, जो कि खेत की सुरक्षा करेगी। खेत की सुरक्षा करेगी तो किससे? जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनसे। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है? पशुओं से पशुओं से फसल की सुरक्षा करना, ठीक है? पशुओं से फसल की सुरक्षा करना। प्रश्न ये आता है कि सुरक्षा होगी कैसे? कैसे सुरक्षा? कैसे करेगी? तो इसमें हुआ क्या, जैसे सपोज़ करो ये खेत है, इस योजना के तहत खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाएगी, ठीक है? खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाएगी और इसमें ये जो बाड़ होगी, उसमें करंट यानी कि 12 वोल्ट का झटका लगेगा अगर कोई इस बाड़ को छू लेगा। ध्यान दो, और अगर कोई पशु आता है इसके पास और इससे स्पर्श या इससे संपर्क स्थापित होता है पशु का, तो उसको 12 वोल्ट का झटका लगेगा और ये जो झटका लगेगा, ये पशु के लिए काफ़ी हानिप्रद नहीं होगा, जिससे पशु खेत में जाने से रुकेगा और यहीं से पशु वापस चला जाएगा और उसे कोई क्षति भी नहीं होगी। इससे पशु की भी रक्षा हो जाएगी और किसान की भी रक्षा हो जाएगी। क्लियर बात? तो ये योजना है, इसे आप याद रखें। अच्छा, एक चीज़ और है, इस योजना में मैं अगर इसको करंट से जोड़ूँ, तो आप इसको एक इसमें बात याद रखो। अभी 2024-25 का बजट अनाउंस हुआ है, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कितना रुपया आवंटित किया है? इसमें याद रखिएगा 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये करंट की खबर है, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो,
देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में सेफ सिटी योजना शुरू की है, ये उत्तर प्रदेश है। सेफ सिटी योजना काहे के लिए शुरू की गई है? तो ये लिखा है सेफ सिटी योजना में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? और ये योजना लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में लागू की जाने की इसकी संभावना पूरी-पूरी है और इसके लिए इतना आवंटन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया 2 जून 2023 को, ठीक है? अब ये जो 2 जून 2023 को मातृभूमि योजना शुरू की गई है, ये योजना इस योजना का संबंध किससे है? कौन-सा मंत्रालय लाया है? मंत्रालय है पंचायती राज। इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। अच्छा, ये योजना आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि आप पंचायती राज की ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि इस योजना में होगा क्या? होगा ये कि सपोज़ करो आप कल को विदेश चले जाओ, ठीक? ये आप हो और आपकी विदेश में नौकरी लग गई। अब ऐसी स्थिति में वर्तमान में या आप जब विदेश चले जाओगे तो आपका कोई ना कोई तो उत्तर प्रदेश में गाँव होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हो। तो सरकार कहती है कि ठीक है, आप वहाँ चले गए हो, क्या आप अपने गाँव में कुछ विकास कार्य करना चाहते हो? तो आपका भी मन होगा कि हाँ भाई ठीक है, गाँव अगर मैं विदेश गया हूँ तो मैं कुछ विकास कार्य कर दूँ। ऐसी स्थिति में सरकार आपके सामने विकल्प रखती है और कहती है कि अगर आप अपने गाँव में अपने दादाजी के नाम पर, माताजी के नाम पर, पापा जी के नाम पर यदि कुछ विकास कार्य करवाते हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार आपकी मदद करेगी। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि आपका यानी ये जो आप हो, अगर यहाँ पर आपने कोई मान लीजिए शौचालय बनवा दिया, ठीक? या फिर विवाह स्थल बनवा दिया और वो बनवाया अपने दादाजी के नाम पे। अब ऐसी स्थिति में आपका नाम भी हो गया और गाँव का विकास भी हो गया। तो ये कुल मिला के मातृभूमि योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि इसमें खर्चा कितना आएगा? सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश सरकार कि अगर आप अपने गाँव में कुछ करते हो, तो फिर मान लीजिए ₹100 अगर इसमें खर्चा हो रहा है, आपने गाँव में एक विवाह भवन बनवाया और उस विवाह भवन में ₹100 खर्चा होना है, तो सरकार कहती है एक काम करो ₹60 आप लगा दो, यानी कि राशि का 60% व्यक्ति लगा दे, बस और 40% मैं लगा दूँगा, ये लगा देगी सरकार। तो इसमें याद रखिएगा एक चीज़, इसमें राशि का बँटवारा किस रेशियो में है? 60:40, ठीक है? इसमें 40% राज्य का शेयर होगा और 60% होगा उस व्यक्ति का जो गाँव में कुछ विकास कार्य करना चाहेगा। क्लियर है बात? अब एक यहाँ से करंट और में इसको और देख लो। अभी 2024-25 के बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कितना रुपया आवंटित किया है? तो याद रखिएगा 33 करोड़ रुपए, ठीक है? ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, मिशन नंद बाबा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का अगले 5 वर्ष तक कितनी राशि खर्च करने का अनुमान है? तो ये राशि है 100 नहीं है, 200 नहीं है, 500 नहीं है, ये राशि है 1000 करोड़ रुपए। अगले 5 वर्षों में सरकार की योजना है कि वो 1000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी, ठीक है? जो मिशन नंद बाबा योजना है, वो आया कब था? इस योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना की जो शुरुआत हुई है अ, वो 6 जून 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बजट करंट का क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में इस योजना के तहत या हम कहें नंद बाबा दुग्ध दुग्ध अ, मिशन योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया आवंटित किया है? याद रखिएगा 74 करोड़ 21 लाख रुपए, ठीक है? ये आप नोट्स बना के एक जगह लिखते रहिएगा। मिशन नंद बाबा के तहत या नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया है? 74 करोड़ 21 लाख रुपया, ठीक? नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के संबंध में कौन-सा कथन सही है? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इस योजना की शुरुआत की गई है। ये फिगर आप याद रखो। इस योजना की शुरुआत कितनी आबादी वाले शहरों में से की गई है? तो आंसर होगा 1 लाख। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना में कितना रुपया दिया गया है? अब मैं इस क्वेश्चन में आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आप खोज के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। 2023-24 हो गया है पुराना, ठीक? अब आपसे 2023-24 का डेटा नहीं पूछेगा। अब पूछेगा 2024-25 का डेटा, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम जून या जुलाई में होता है, चूँकि पहली प्राथमिकता यही है, तो अगर आपका एग्ज़ाम जून या जुलाई में होता है, तो ये बजट आपसे पूछ सकता है, ये वाला।
तो मुझे आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 बजट में कितना रुपया आवंटित किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पाताल लोक अभियान का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश पाताल लोक अभियान का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाना, अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ना और उनको उनके यथोचित स्थान पर पहुंचा देना। क्वेश्चन नंबर 49, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पहल उत्तर प्रदेश के किस विभाग ने शुरू की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड ये पहल किसने शुरू की है? ये पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश वन विभाग ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, समर्थ अभियान ये क्या है? दरअसल ये जो समर्थ अभियान है, इसे मई 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है। और इसे कहाँ से शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया लखनऊ से। किसने शुरू किया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे राज सिंह। इन्होंने लखनऊ से समर्थ अभियान की शुरुआत की। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? क्यों ये शुरू किया गया? तो 50,000 ग्राम पंचायतों को अ, डिजिटल लेन-देन से जोड़ना, लेन-देन से जोड़ना, ये है इसका लक्ष्य। ध्यान दें, कितनी ग्राम पंचायतों को? 50,000। 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन की व्यवस्था शुरू करना या डिजिटल लेन-देन से जोड़ना, ये है समर्थ अभियान का लक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा, पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना, यही हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है बात? तो ये हमारा सेट नंबर 12 है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।